नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बुटानी संसदीय राजभाषा समिति कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की निरीक्षण प्रश्नावली इंस्पेक्शन क्वेश्चनर पर चर्चा के भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमने पहले भाग में पृष्ठ संख्या 5 तक के बिंदुओं पर चर्चा की थी, जो कि भाग 1 था। अब हम निरीक्षण प्रश्नावली के भाग 2, जो कि पृष्ठ संख्या 6 से शुरू होता है, उसके बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पेज नंबर 6, इस पर राजभाषा अधिनियम नियम के अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें जो पहला बिंदु है 1.1, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 में उल्लेखित कागज पत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। उसमें ये कहा गया है कि पिछले 6 महीने अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या, यानी इसमें जो उन्होंने जानकारी मांगी है, जो आंकड़े मांगे हैं, वो जैसी भी स्थिति हो, 31 मार्च को समाप्त तिमाही की हो, 30 जून को समाप्त तिमाही की हो, 30 सितंबर को समाप्त तिमाही की हो या 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही की हो, तो उसके हिसाब से हम आंकड़े देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 20 फरवरी को इंस्पेक्शन होना है, तो उसमें जो उसका जो क्वेश्चनर हम तैयार कर रहे हैं, प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो आंकड़े आएंगे वो 31 दिसंबर तक के आंकड़े आएंगे। और अगर मान लीजिए कि 15 मई को निरीक्षण होना निश्चित हुआ है, तो उसके लिए निरीक्षण प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं, तो उसके आंकड़े हम 31 मार्च तक के लेंगे। और अगर मान लीजिए कि 15 जुलाई को या 15 अगस्त को, 15 अगस्त तो नहीं संभव, 14 या 12 या कोई भी अगस्त महीने की किसी तारीख को अगर निरीक्षण होता है, तो उसके जो आंकड़े होंगे वो 30 जून तक के होंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने किसी तारीख को होते हैं, तो उसके जो आंकड़े होंगे वो 30 सितंबर तक के आंकड़े यहाँ पर लिए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3.3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, number of documents issued during the last 6 months period ending 31st March, 30th June, 30th September, 31st December, तो इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या जानकारी मांगी गई है। सबसे पहले है सामान्य आदेश। तो इसके साथ ये भी लिखा गया है कि परिभाषा प्रश्नावली के अनुलग्नक 2 में देखें, यानी सामान्य आदेश की क्या परिभाषा है, इसको हम प्रश्नावली के जो अनुलग्नक 2 है, जो कि एनेक्सर 2 है, उसमें हम देख सकते हैं कि सामान्य आदेश से क्या तात्पर्य है। तो जनरल ऑर्डर्स डेफिनेशन इज गिवन एट द एनेक्सर 2 ऑफ द क्वेश्चनर। तो इसमें सामान्य आदेश में हम जो भी इसके अंदर आते हैं उसकी कुल संख्या हमने देनी है, कि हमने जो अवधि हमने जिस अवधि का हम आंकड़े दे रहे हैं, उस अवधि में यानी पिछले 6 महीने में कितने सामान्य आदेश जारी किए गए। मान लीजिए 100। फिर कह रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में कितने जारी किए गए। अब चूंकि धारा 3.3 का अनुपालन अनिवार्यतः किया जाना अपेक्षित है, तो सामान्य तौर पर अगर यहाँ 100 सामान्य आदेश जारी हुए हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 100 जारी किए गए होंगे। और उसके बाद पूछा कि केवल अंग्रेजी में। अब केवल अंग्रेजी में क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ कोई संख्या आती है, तो इसका मतलब है कि धारा 3.3 का उल्लंघन हुआ है, जो कि एक गंभीर स्थिति होती है। तो ऐसे में, लेकिन चूंकि आंकड़े अगर कहते हैं कि केवल अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे सामान्य आदेश जारी किए गए हैं, तो आपको वो संख्या उसमें भरनी होगी। और अगले उसमें है केवल हिंदी में।
उसमें ये पूछा गया कि क्या केवल हिंदी में भी कोई जारी किए गए, तो उसका भी हमें आंकड़ा देना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी जो 14 तरह के दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्थिति जानने के लिए यहाँ पर ये बात पूछी गई है कि केवल अंग्रेजी में या केवल हिंदी में, और द्विभाषी तो द्विभाषी। ठीक है, अगला है अधिसूचनाएं यानी नोटिफिकेशंस। अधिसूचनाएं सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जो भारत सरकार के जो राजपत्र है उसमें जारी की जाती हैं अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस। और इसके अलावा भी अगर कोई जारी किए जाते हैं तो उसका भी हम उसमें उल्लेख करेंगे कि कुल कितने, और हिंदी और अंग्रेजी में कितने जारी किए गए, केवल अंग्रेजी में कितने थे, केवल हिंदी में कितने थे। इसी में सी प्रेस विज्ञप्तियां ऑब्लिक टिप्पणियां, प्रेस कम्युनिकेज ऑब्लिक रिलीजेज। तो इसकी कितने हमने प्रेस विज्ञप्तियां या कितनी हमने इस तरह की टिप्पणियां जारी की, उसके बारे में हमें कुल कितनी की गई, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में कितनी थी, केवल अंग्रेजी में कितनी, केवल हिंदी में कितनी, तो ये चीज सब पे लागू हो रही है। हम सिर्फ दस्तावेजों की बात कर लेते हैं। अगला है संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट या संविदाएं जो हैं वो जारी किए गए, तो वो कुल कितने किए गए, हिंदी अंग्रेजी में कितने थे, केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में कितने थे, उसकी संख्याएं जो भी आपके रिकॉर्ड में है वो आप उसमें भरेंगे। करार, नेक्स्ट एग्रीमेंट्स, इसका भी उसी प्रकार से कि कितने करार किए गए और उसकी कितनी संख्या है, अंग्रेजी और हिंदी में जारी किए गए तो कितने, केवल अंग्रेजी में कितने, केवल हिंदी में कितने। नेक्स्ट है लाइसेंस, इसी तरह अगला है परमिट, इससे अगला है टेंडर के फॉर्म और नोटिस एंड फॉर्म्स ऑफ टेंडर्स। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि टेंडर के फॉर्म, हम नोटिस जो सामान्य तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं उसे द्विभाषी रूप में जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो टेंडर के जो फॉर्म होते हैं कोई 10, 20, 25 उससे ज़्यादा पेजेस के भी हो सकते हैं, जो सामान्य तौर पर वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं कि और विज्ञापन में लिख दिया जाता है कि इससे संबंधित जो फॉर्म है वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से ले लें। तो जो नोटिस हमने द्विभाषी निकाला तो उसके जो टेंडर के जो फॉर्म वगैरह हैं, कंडीशंस हैं, वो भी जो हम वेबसाइट अपलोड करते हैं वो भी द्विभाषी होने चाहिए। उसी की स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है कि कुल कितने नोटिस, टेंडर वगैरह जारी किए गए, जितने टेंडर जारी किए गए तो उनके फॉर्म वगैरह होंगे, उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। अगला है संकल्प यानी रेजोल्यूशंस। तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर समय समय पर उनके जो बोर्ड होते हैं, जो निदेशक मंडल या अलग अलग तरह की जो संस्थाएं होती हैं, जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, वो समय समय पर कुछ संकल्प जो हैं वो पारित करते हैं, जारी करते हैं। तो उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। अगला है नियम यानी रूल्स। यदि कोई नियम बनाए गए हैं तो वो कितने बनाए गए हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में कितने जारी किए गए, केवल अंग्रेजी में कितने, केवल हिंदी में कितने, तो नियमों के बारे में हमें जानकारी देनी है अगर कोई हमने उस 6 महीने की अवधि में कोई ऐसे बनाए हों। अगला संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र रिपोर्टों के अलावा, अंग्रेजी में देखें कि ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर ए हाउस और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अदर देन रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट वगैरह सबमिट की जाती हैं पार्लियामेंट में, प्लेस की जाती हैं, पटल पर रखी जाती हैं, इसके अलावा कोई जो कागजात हैं अगर कोई जारी किए गए हैं, कोई सबमिट किए गए हैं, तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है और उसकी द्विभाषिकता की स्थिति और केवल अंग्रेजी हिंदी में अगर कोई है तो उसकी भी जानकारी हमें देनी है। नेक्स्ट था
संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट। आई, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स लेड बिफोर ए हाउस और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद में प्रशासनिक रिपोर्टें, जो हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, उसके अलावा भी कुछ रिपोर्टें होती हैं जो समय समय पर संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। तो उन रिपोर्टों की जो द्विभाषिकता की स्थिति के बारे में यहाँ जानकारी मांगी गई। कुल कितने इस तरह के दस्तावेज जारी किए गए या संसद में प्रस्तुत किए गए, और उनमें से अंग्रेजी हिंदी दोनों में द्विभाषी रूप से कितने प्रस्तुत किए गए, और केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी में कितने किए गए। अगला, ड, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गई, इसमें इंग्लिश में एम, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स सेंट टू हायर ऑफिसेस। हायर ऑफिसेस मतलब अगर हमारा कोई अधीनस्थ कार्यालय है तो हमारा हायर ऑफिस जो है हमारा मुख्यालय हो सकता है, विभाग हो सकता है, मंत्रालय हो सकता है। तो जो भी जैसी स्थिति हो, तो ऐसी रिपोर्टें जो हमने हायर ऑफिस को भेजी हो, प्रशासनिक हो या कोई अन्य रिपोर्ट हो, उसकी क्या संख्या है, कुल ऐसे कितने दस्तावेज, ऐसी कितनी रिपोर्टें पिछले 6 महीने में भेजी गई हैं, उसके बारे में उसकी कुल संख्या देनी है। वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बना करके भेजी गई, या केवल अंग्रेजी में भेजी गई, या केवल हिंदी में भेजी गई, तो इसके बारे में जानकारी हमें देनी है। ठीक है, तो 1.1 हमारा पूरा हुआ। अगला बिंदु है 1.2। उसमें क्या कहा गया है, यदि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम आदि का उल्लेख किया जाए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व है कि वह ये सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। जैसे इसी 1.2 को अंग्रेजी में देखें। If the rules have been violated in this connection, the names, designation, etc. of those officers should be mentioned who were held responsible for this violation. As per Rule 6 of the Official Language Rules 1976, it shall be the responsibility of the persons signing such documents to ensure such documents are prepared, executed and issued both in Hindi and in English. तो यहाँ मित्रों एक गंभीर बिंदु है, बहुत ही गंभीर, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें यह कहा गया कि ऊपर जो 1.1 में जो दस्तावेज की जानकारी हमसे मांगी गई, हमने जानकारी उपलब्ध करवाई, और क्योंकि हम जानते हैं कि धारा 3.3 के तहत ये ऊपर जो भी दस्तावेजों पे हमने चर्चा करी वो सभी द्विभाषी रूप में अंग्रेजी और हिंदी में जारी किए जाने चाहिए थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए गए या केवल अंग्रेजी में जारी किए गए, तो दोनों ही स्थितियों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि ऐसे दस्तावेजों पर जिस भी अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, तो वो राजभाषा नियम 6 के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वो कागजात ये जारी कर रहे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जा रहे हों। और यदि कहीं ऊपर उसका उल्लंघन हुआ है, कोई दस्तावेज केवल अंग्रेजी में गया या केवल हिंदी में गया और द्विभाषी नहीं गया, तो ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है कि ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदार थे ऐसे उल्लंघन के लिए, तो उनका नाम और पदनाम बताया जाए। तो मित्रों, इसलिए धारा 3.3 को अति गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका उल्लंघन
अक्षम्य है, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगला पेज है पेज नंबर 7, पृष्ठ संख्या 7। इस पर पॉइंट 1.3 पूर्वोक्त सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है या अपेक्षित है, पूरा ब्यौरा दें। इसी को हम अंग्रेजी में देखें, वेदर एनी एक्शन हैज बीन टेकन और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स who are violating the aforesaid official rules, please furnish details। यहाँ पर बात हो रही है जो धारा 3(3) के जो दस्तावेजों और उसके ऊपर जो सरकारी आदेशों के उल्लंघन की बात है, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने उल्लंघन किया, जो 1.2 में जिसका जिक्र है, अगर उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है या की जानी अपेक्षित है। जो भी है आप उसके बारे में बताइए। यदि हमने 1.2 के अंतर्गत कोई ऐसा नाम हमने उल्लेख किया है या कुछ किया है, तो उसमें फिर क्या हमने कुछ कार्रवाई की है उसका भी हमें यहाँ पर ब्यौरा देना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति पिछले 6 महीने अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के आंकड़े, यानी इसमें पिछले 6 महीने के आंकड़े हमें यहाँ पर देने हैं। इसके बारे में आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि किस तरीके से किस महीने में अगर निरीक्षण आता है तो हम किस महीने की रिपोर्ट को लेंगे, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। तो इसी बिंदु को अगर हम अंग्रेजी में देखें, पोजीशन ऑफ रिप्लाईज टू कम्युनिकेशंस received in Hindi under Rule 5 of Official Language Rules 1976. Figures of last 6 months is that the period ending 31st March, 30th June, 30th September, 31st December may be given। तो मित्रों यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें जो सब पॉइंट्स हैं उसमें पहले में पूछा गया है हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या। अब जो इसमें आप देखें ध्यान से, तो इसमें पत्रों के साथ एक स्टार लगा हुआ है, हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या। वो स्टार को हम अगर नीचे देखें पाद टिप्पणी में, फुटनोट में, इसमें हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों को भी शामिल किया जाए, यानी ऐसे कोई पत्र हों जो अंग्रेजी में हों और हस्ताक्षर उसमें हिंदी में किए गए हों, तो उस पत्रों को भी हिंदी में प्राप्त पत्र मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या जो भी हो, क्योंकि हम जैसे कि जो भी हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमारे पास जो तिमाही आंकड़े हम एकत्रित करते हैं उसी के आधार पर ये हमारा ये प्रश्नावली, निरीक्षण प्रश्नावली तैयार की जाती है। तो आंकड़े हमारे पास सर्वदा उपलब्ध रहते हैं इस तरह के, और अगर कुछ और अन्य होते हैं तो हम जो भी कंसर्न डिवीजन वगैरह हैं उनसे हम एकत्र करके उसको संकलित करते हैं। तो हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या, तो हिंदी में प्राप्त कुल पत्र यानी कि जो कार्यालय है, जिस कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है, उस निरीक्षणाधीन कार्यालय जो जिसमें निरीक्षण होना है, उस कार्यालय की कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए जो डाटा है अलग अलग डिवीजनों से, सेक्शनों से हम लोग इकट्ठा करते हैं और वहां पर कुल संख्या यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हिंदी में इतने पत्र हमें प्राप्त हुए। और नेक्स्ट पॉइंट 2 है इसी में, जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए, यानी ऊपर अगर हमारे पास 100 पत्र थे हमें हिंदी में प्राप्त हुए थे पिछले 6 महीने में उदाहरण के तौर पर, तो उनमें से कितने के जवाब हिंदी में दिए गए। अब चूंकि नियम 5 का भी अनुपालन 100% होना अति अनिवार्य है, अक्षम्य है, तो इसलिए ये संख्या जो है मिसमैच नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस कि इसका पूर्णतः अनुपालन होना चाहिए। जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए तो हम वो संख्या देंगे। फिर अगला है नंबर 3 इसी में,
जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर कहीं इस नियम का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पर कोई संख्या आएगी, और अगर कोई संख्या यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो है अनुपालन हुआ है। तो वहाँ पर आप अगर कोई अंग्रेजी में जवाब दिया गया हिंदी पत्र का, तो आप उसकी संख्या यहाँ पर दर्शाएंगे। अगला है पॉइंट 4, जिनके उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। अब वो संख्या भी यहाँ पर देनी है कि नंबर ऑफ लेटर्स विच वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्लाइड। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास कोई हिंदी में प्राप्त पत्र जो है वो 100 प्राप्त हुए उदाहरण के तौर पर, और जरूरी नहीं कि हमें सभी पत्रों पे कार्रवाई करनी हो। कुछ पत्र ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई एक्नॉलेजमेंट, पावती वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पत्र हो सकते हैं कि जिन्हें सिर्फ हमें फाइल ही किया जाना है, उस पर कोई अलग से कोई कार्रवाई नहीं की जानी है या उसका जवाब देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो जिनके उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, तो उनकी संख्या भी हम यहाँ पर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 100 पत्र हमें हिंदी में प्राप्त हुए, उसमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए जैसे ऊपर है, तो उसमें हमने लिखा 90। तो 10 का जो मार्जिन है वो 10 अगर यहाँ पर आ जाता है पॉइंट नंबर 4 में कि जिनके उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, अगर 10 संख्या यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने जो आपका जो प्रतिशत है वो 100% यानी 100% है। आपने 100% पत्रों का जवाब हिंदी में दिया, ये स्थिति आपकी आ जाएगी। और यदि पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत जिन पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, अगर यहाँ कोई भी संख्या आई, तो वो संख्या जो हमारे 100% वाली जो स्थिति है, 100% वाली स्थिति है, उसको जो है वो बिगाड़ देगी। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इसमें है हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ना दिए जाने के कारण। कि जैसे अगर नियम 5 का उल्लंघन हुआ है, हिंदी पत्र का जवाब अगर हिंदी में नहीं दिया गया, तो उसके क्या कारण है वो हमें यहाँ पर स्पष्ट करने होंगे। रीजन फॉर नॉट सेंडिंग द रिप्लाईज ऑफ हिंदी लेटर्स इन हिंदी। तो अगर उल्लंघन हुआ है तो हमें कारण बताना है, अगर नहीं हुआ है तो लागू नहीं करके हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। क्या सब पॉइंट 6 है जो 2 का, क्या इस संबंध में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें। इस संबंध में नियमों का उल्लंघन रोकने में जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है? इसी को अगर हम इसी बिंदु को अंग्रेजी में देखें, वेदर चेक पॉइंट्स हैव बीन सेट अप इन दिस कनेक्शन, इफ सो द डिटेल्स thereof may be given. What action has been taken at checkpoint level to stop violation in this connection? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष या उससे भी एक साल में एक बार या 2 बार भी हो सकता है, जांच बिंदु जारी किए जाते हैं प्रत्येक कार्यालय में, जिसे हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या इस पर कुछ चेक पॉइंट्स जांच बिंदु को स्थापित किए गए, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें। इस संबंध में नियमों का उल्लंघन रोकने में जांच बिंदु स्तर पर क्या कोई कार्रवाई की गई है? यानी हमने चेक पॉइंट्स बनाए कि हम उसको जांच समय समय पर जो जांच बिंदु जारी करते हैं उसमें ये कहते हैं कि जो है हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। और इसका हम जो तिमाही हमारी बैठकें होती हैं, उसमें जो समीक्षा बैठकें होती हैं, उसमें भी इस पर जो है नज़र रखी जाती है, आंकड़ों को ध्यान रखा जाता है। तो इसके बारे में हमारे को जानकारी देनी है, और प्रत्येक कार्यालय जांच बिंदु स्थापित करता है, और उसके बारे में आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि हाँ जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं, और इस पर जो है हम निगरानी रखी जाती है, और यदि कभी कोई कार्रवाई इस बारे में हुई हो तो उसके बारे में आप अवगत करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पेज नंबर 7 पे पहला था 1.3, वो हो गया। नेक्स्ट है 2, वो हो गया। नेक्स्ट है 3.3 में क्या है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) संबंधी सूचना। नोट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूल 10(4) ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें पहला है क ए, क्या
कार्यालय ने उक्त नियम के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए पात्रता प्राप्त कर ली है? Whether the office has attained the eligibility to be notified under the above rule. वो ये कह रहे हैं कि जो राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 10(4) है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जिस किसी कार्यालय के 80% या उससे अधिक अधिकारी कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त रखते हैं, तो ऐसे कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचित करने की प्रक्रिया मंत्रालय के स्तर पर होती है, विभागों के स्तर पर होती है। यदि कोई अधीनस्थ कार्यालय है तो वह अपने विभाग, अपने मंत्रालय, जो भी उसका प्रशासनिक विभाग और मंत्रालय है, उसके माध्यम से ये नोटिफिकेशन किया जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या पात्रता प्राप्त कर ली है? अगर आपके कार्यालय में 80% या उससे अधिक अधिकारी कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, जी हाँ, पात्रता प्राप्त कर ली है। और यदि वो स्थिति नहीं है तो आप कहेंगे जी नहीं। नेक्स्ट इसी में ख बी, यदि हाँ तो कब से? इफ सो फ्रॉम व्हेन। वो कहते हैं कि अगर पात्रता प्राप्त कर ली है तो कब से, यानी किस साल से आप जो है एलिजिबल हो चुके हैं नोटिफिकेशन के लिए। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आज या पिछले 5 साल में हमारे कार्यालय के 80% से अधिक अधिकारी कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई या कुछ व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गए या ट्रांसफर हो गए और दूसरे लोग ट्रांसफर होकर के आए, और स्थिति ऐसी बनी कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो 80% से कम हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि उस कार्यालय को डी नोटिफाई कराना होता है। डी नोटिफिकेशन के लिए हमें अपने मंत्रालय विभाग को लिखना होता है कि चूंकि हमारा जो कार्यालय है उसमें अब जो है 80% से कम जो अधिकारी कर्मचारी जो है उनमें से 80% से कम जो है वे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त रखते हैं, इसलिए इस कार्यालय को डी नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो अब जो कह दिया कि कब से, तो हमने बता दिया कि इस साल से हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है। इसी में ग, क्या कार्यालय को अधिसूचित कर दिया गया है? यदि हाँ तो कब से? सी, whether the office has been notified, if so when। ठीक है, जब हमारे पास पात्रता है और कब से है वो हमने बता ही दिया, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कार्यालय को अधिसूचित कर दिया गया है, यानी नोटिफाई कर दिया गया। यदि हाँ तो किस तारीख को किया गया, वो हमें तारीख बतानी होती है, जो भी नोटिफिकेशन की डेट हमारे पास उपलब्ध होती है। ठीक है, अब इसी में है पॉइंट 3 का डी यानी घ, अधिसूचित करने में यदि कोई असाधारण देरी हुई है तो उसका कारण बताएं। इसी को इंग्लिश में देखें, इफ एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हैज बीन अकर्ड इन नोटिफाइंग द ऑफिस, रीजंस देयरऑफ मे बी गिवन। तो यहाँ पर अगर कोई हमारा ऑफिस जो है वो एलिजिबल हो गया, एलिजिबिलिटी बन गई, अटेन हो गई, और फिर हमने जो है उसको नोटिफाई नहीं किया, और इस तरह की स्थिति में हमें बहुत लंबा समय लगा, साल 2 साल 3 साल का गैप आ गया, कुछ इस तरीके से हुआ, तो वो पूछते हैं कि ऐसी असाधारण देरी क्यों हुई, उसका कारण वो जानना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो हम उसको स्पष्ट करेंगे कि ऐसा नोटिफिकेशन जो है करने में हमें देरी क्यों हुई, जबकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। अगर यदि कहीं हो तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो आगे अब आते हैं पेज नंबर 8 पर, पृष्ठ संख्या 8। इसमें है पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8.4 संबंधी सूचना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूल 8.4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। तो इसमें राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के बारे में जानकारी मांगी गई है। 8.4 के बारे में जानकारी मांगी गई है। मैं यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस किसी कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10.4 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया जाता है, तो उस कार्यालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8.4 के तहत व्यक्तिशय आदेश जारी किए जाते हैं। व्यक्तिशय से मतलब बाय नेम, इन जनरल नहीं, बाय नेम, जिसका हेडिंग ही होता है आदेश, कार्यालय आदेश नहीं, आदेश। तो वह प्रत्येक अधिकारी को बाय नेम जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है क्योंकि आप हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, इसलिए आपको नियम 8.4 के अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि आप अपना संपूर्ण कार्यालय कामकाज हिंदी में करें। ठीक है, तो ये इस संदर्भ में है। तो आइए चलिए इसको समझते हैं। पॉइंट 4 का यानी ए, यदि पूर्वोक्त मद संख्या 3 का उत्तर हाँ है, 3 मतलब जिसमें यह पूछा गया है कि क्या कार्यालय को अधिसूचित कर दिया गया है, तो यहां पर उस स्थिति में कह रहे हैं कि यदि जो मद संख्या आइटम नंबर जो 3 का उत्तर हाँ है, तो उपरोक्त नियम के अंतर्गत, उपरोक्त नियम मतलब नियम 8.4 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से क्या हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अपना विनिर्दिष्ट कार्य हिंदी में करने के आदेश जारी किए गए हैं। कृपया उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न करें। अब इसी को इंग्लिश में हम देखें। इफ द आंसर टू द अफोरसेड कॉलम 3C is yes, state whether under the above rule individual orders with the signature of the competent authority have been issued to those employees who have proficiency in Hindi to do their specified work in Hindi. Please enclose a copy of the above order. मित्रों, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि नियम 8.4 की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि जैसे अगर 10.4 के अंतर्गत आपका कार्यालय अधिसूचित हो गया है, तो क्या आपने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश जारी किया है, और यदि किया है तो उस आदेश की प्रति संलग्न करें। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए क्योंकि व्यक्तिशय आदेश है, बाय नेम हमने ऑर्डर जारी किए, सब किए, तो अब क्या अगर 50 या 100 व्यक्तियों को हमने ऐसे आदेश जारी किए और सभी की हम प्रतिलिपि अगर संलग्न करेंगे तो प्रश्नावली जो है हमारी 100 पेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 बातें होती हैं कि एक तो स्थिति ये आती है कि जब हम ऐसे व्यक्तिशय आदेश जारी करते हैं बाय नेम, तो हम संबंधित अधिकारी को दे करके हम हिंदी में प्रवीणता प्राप्त जिन जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को ये आदेश जारी हो रहे हैं उनकी एक सूची बना लें। क्रम संख्या, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर। हम उनको वो कार्यालय वो जो आदेश है व्यक्तिशय आदेश नियम 8.4 वाला उनको दें, उनको बोलें कि इसमें आप हस्ताक्षर कर दीजिए, एक्नॉलेज कर दीजिए। उसमें वो हस्ताक्षर कर देंगे तो वो ऐसा जो सिग्नेचर शीट होगी वो 1 पेज या 2 पेज की मैक्सिमम होगी, या ज़्यादा हो गए तो 2-3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है। तो ऐसे में जब ये कहते हैं कि उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न करें, तो हम ऐसे में किसी एक अधिकारी या कर्मचारी की जो एक नमूने के तौर पे हम लगाएंगे, और साथ में जो एक्नॉलेजमेंट वाली जो शीट है 2-3 पेजेस जो भी अगर ज़्यादा भी हैं तो भी, तो वो हम साथ में लगा देंगे।
तो उदाहरण के लिए हो जाएगा कि हमने इस प्रारूप में नियम 8.4 का आदेश जारी किया है और साथ में जो शीट लगी होंगी, सिग्नेचर शीट लगी, एक्नॉलेजमेंट शीट लगी होगी, उसमें कि इन सब अधिकारियों को दिया गया और ये उनके हस्ताक्षर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि हां तो कब से, इफ सो फ्रॉम व्हेन। वो कह रहे हैं कि अगर ये आदेश जारी किया गया नियम 8.4 के तहत, जो वरीयता प्राप्त अधिकारियों को आदेश जारी किया गया, तो कब किया गया? तो जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आपने इशू किया हो इस तरह का, उसकी आप तारीख यहां पर लिख देंगे। मेरा सुझाव है कि एक साल में कम से कम एक बार अवश्य नियम 8.4 के तहत ये आदेश जारी होना चाहिए, ताकि जब कभी भी मान्य समिति का दौरा हो तो उसमें आप अद्यतन आदेश की प्रति वहां प्रस्तुत कर सकें, अवगत करा सकें। अगला ग, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ। वो कह रहे कि अगर इस तरह के आदेश जारी नहीं किए गए या मतलब कब, तो उसका क्या कारण है, क्यों नहीं जारी किए गए? तो उसका कारण आपको स्पष्ट करना होगा अगर आपने इस तरह के आदेश जारी नहीं किए हैं। अगला है घ यानी डी, क्या उपरोक्त नियम के अंतर्गत आदेशित अधिकारी कर्मचारी अपना काम हिंदी में कर रहे हैं? वेदर द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑर्डर्ड अंडर द अबव रूल आर डूइंग देयर वर्क इन हिंदी। अब वो यहां पूछना चाह रहे हैं कि जिनको आपने नियम 8.4 के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी कर दिए, क्या वो अपना काम हिंदी में कर रहे हैं? उसकी जानकारी आपको देनी है। अगला है ड़ यानी ई, यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है या की जानी प्रस्तावित है? इफ नॉट, व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन और प्रपोज टू बी टेकन। यदि किसी ने उस व्यक्तिशः आदेश का उल्लंघन किया है और उस काम अपना हिंदी में नहीं कर रहा है, तो क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है? यदि अभी नहीं की गई है तो क्या इस तरह की कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसके बारे में हमें आप यहाँ पे जानकारी देनी होगी यदि ऐसा कोई उल्लंघन हुआ है। अगला च, क्या राजभाषा नियम 1976 के नियम 8.4 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित की गई है? वेदर एनी मॉनिटरिंग अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ रूल 8.4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। अब आप समझ रहे हैं कि जो नियम 8.4 के जो अनुपालन की स्थिति है, क्या इसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्थापित की गई है? यानी हमने नियम 8.4 के तहत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए, व्यक्तिशः आदेश जारी कर दिए, तो वो उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई हमने मैकेनिज्म बनाया है? तो इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। अगर मैं इस बारे में सुझाव दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब तिमाही बैठकें होती हैं तो हमें ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अपने एजेंडा में रखना चाहिए, कार्यसूची में रखना चाहिए, जो कि संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित जो प्रश्नावली है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहां कहीं विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ऐसे बिंदुओं को अपनी जो बैठकें हैं, तिमाही बैठकें हैं, उसमें उन पर व्यवस्था एक जो मॉनिटरिंग उस तरीके से भी की जा सकती है। अगर कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं बनाया गया हो तो कम से कम उसमें देख लिया जाए कि कौन व्यक्ति है जो इसका उल्लंघन कर रहा है और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। यदि अलग से कोई व्यवस्था बनाई जा सके तो बहुत बढ़िया है। अगला पेज नंबर 9, पृष्ठ संख्या 9, इसमें पॉइंट नंबर 5,
राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत कोड मैनुअल आदि के द्विभाषीकरण की स्थिति। पोजीशन रिगार्डिंग बाइलिंगुअलिज्म ऑफ कोड्स मैनुअल्स एक्सेट्रा अंडर रूल 11 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। इस बारे में मैं आपको स्पष्ट करूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत जो कोड मैनुअल आदि हैं उन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाना आवश्यक है। तो इसके अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। इसमें नियम 11 के अंतर्गत हमारे जो नेम प्लेट्स, जिसे हम नाम पट कहते हैं, सूचना पट कहते हैं, बोर्ड वगैरह होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं नेम प्लेट्स होती हैं। तो जैसे कहीं जो फाइलों का जो कुछ अगर हम प्रिंट कराते हैं तो वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल होता है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। ये सारे के सारे जो है नियम 11 के अंतर्गत आते हैं। तो इनको द्विभाषी रूप में जारी करना, द्विभाषी रूप में प्रिंट कराना, द्विभाषी रूप में जारी करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो पूछा क में नियमावली कोड मैनुअल कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रूल्स कोड्स मैनुअल्स यूज बाय द ऑफिस, यानी जो कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे हैं नियमावली है, कोड है, मैनुअल है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। तो आइए देखें क्या मांगते हैं। कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, यानी कि जो कार्यालय में जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जो इस तरह के कोड मैनुअल्स वगैरह हैं तो केवल हिंदी में कितने हैं, केवल अंग्रेजी में कितने हैं, द्विभाषी कितने हैं। और द्विभाषी के साथ यहाँ लिखा है डिगलॉट। डिगलॉट का मतलब क्या है कि पहले हिंदी में और फिर नीचे अंग्रेजी में। जैसे कभी हमने देखा होगा, बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे, बैंकों के देखे होंगे, कहीं और भी देखे होंगे कि जो डिगलेट फॉर्म में जो है वो प्रिंटेड होते हैं फॉर्म्स। कोई भी जो नियम है या कुछ भी वो सूचना है तो पहले हिंदी में दिया है और उसी का फिर नीचे अंग्रेजी में दिया है। फिर अगला पॉइंट है फिर वो हिंदी में दिया है, उसी का फिर अंग्रेजी में नीचे दिया है। तो इसको डिगलेट फॉर्म में जारी करने का या अपेक्षा का ये एक कारण है कि अमूमन अगर हम हिंदी का अलग बनाते हैं फॉर्म, अंग्रेजी का हम अलग बनाते हैं, तो सामान्य तौर पर जो है देखा जाता है कि अंग्रेजी जो फॉर्म होते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हिंदी का कम होता है। तो यहाँ पर हम विकल्प दे रहे हैं कि हिंदी में भी बता रहे हैं, अंग्रेजी में भी बता रहे हैं, और वो अपने इच्छा अनुसार, अपने विकल्प के अनुसार उसमें अपनी वो जानकारी भर रहा है, दे रहा है। तो उसे हमने एक ही स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जानकारी उपलब्ध करा दी, परफॉर्मा उपलब्ध करवा दिया। ठीक है। तो द्विभाषी डिगलेट रूप में, यानी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे इस तरह कोड मैनुअल हैं, नियमावली हैं, केवल हिंदी में कितनी है, केवल अंग्रेजी में कितने हैं और द्विभाषी रूप में कितनी है। और यदि हमारे यहाँ नियम 11 का पालन हो रहा है तो सभी के सभी जो है द्विभाषी डिगलेट फॉर्म में आएंगे। और यदि द्विभाषी हैं, आपने हिंदी में अलग बनाया हुआ है, अंग्रेजी में अलग बनाया हुआ है, लेकिन डिगलेट फॉर्म में नहीं है, तो उसको आप जो संख्या आप यहाँ दे रहे हैं उसके साथ स्टार करके नीचे आप लिख सकते हैं कि ये जो दस्तावेज है, ये जो नियमावली कोड मैनुअल जो भी आपके हैं, तो वो जो है डिगलेट फॉर्म में नहीं लेकिन द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं, ऐसा आप उसमें स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कॉलम 1 में से संबंधित मंत्रालय विभाग कार्यालय द्वारा निर्धारित, यानी जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें से कितने जो हैं मंत्रालय विभाग या कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं या प्रेस्क्राइब किए गए, प्रेस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस कंसर्न आउट ऑफ दोज इन कॉलम 1, तो उसकी संख्या हम दे देंगे। अगला है कॉलम 1 में से अन्य मंत्रालयों आदि द्वारा निर्धारित, प्रेस्क्राइब्ड बाय द अदर मिनिस्ट्रीज आउट ऑफ दोज इन कॉलम 1। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसे परफॉर्मा, कोई ऐसे नियमावली कोड मैनुअल वगैरह हैं जो हमारे कार्यालय, हमारे मंत्रालय विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किए गए, किसी अन्य द्वारा किए गए हैं, तो उसकी संख्या हम यहाँ पर दे देंगे।
आगे चलते हैं। 5 का ख, मंत्रालय विभाग कार्यालय द्वारा निर्धारित कोड मैनुअल आदि का विवरण। यदि स्थानाभाव हो तो कृपया अलग कागज पर विवरण संलग्न करें। डिटेल्स ऑफ कोड्स मैनुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस, प्लीज अटैच ए सेपरेट शीट इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट। तो यहां पर जो जानकारी मांगी गई है, नियमावली, कोड, मैनुअल आदि की कुल संख्या, ठीक, ऐसे कितने हैं, केवल हिंदी में कितने हैं, और जो भी हैं तो उनकी प्रकाशन की तारीख क्या है, ये हमें बताना है। और केवल अंग्रेजी में अगर जारी किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं, तो उसके प्रकाशन की तारीख देनी है। और अगर डिक्लेयर्ड फॉर्म में हुए हैं यानी द्विभाषी रूप में हुए हैं तो उसकी क्या प्रकाशन की तिथि है वो हमें यहाँ पर देनी है। तो इस तरह के जो भी आपके कोई नियम या कोड मैनुअल वगैरह बनाए गए हों, कब बनाए गए और जो है संख्या कितनी है, केवल हिंदी में है कितनी तो उसका बताएं, केवल अंग्रेजी में है तो उसकी प्रकाशन तारीख बताएं। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड से देंगे। अगला बिंदु है ग, क्या इस संबंध में कोई जांच बिंदु बनाया गया है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें। इस संबंध में सरकारी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है? इसको अंग्रेजी में देखें। वेदर चेक पॉइंट्स हैव बीन सेट अप इन दिस कनेक्शन, इफ सो गिव डिटेल्स thereof. What action has been taken at checkpoint level to ensure compliance of official orders in this connection? ठीक है, तो अब आप यहाँ पर भी मॉनिटरिंग की बात है, जांच बिंदुओं की बात है। अगर हमने कोई अलग से जांच बिंदु बनाए हैं, कोई व्यवस्था बनाई है, तो हम उसका बताएंगे कि हाँ हमने जांच बिंदु बनाए हैं और उसके जो अनुपालन की स्थिति की जो पर अगर कहीं हमें कोई उसका पालन होने में कोई कोताही हुई है या कहीं कोई उसका पालन नहीं हुआ है तो उस बारे में जो है क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। तो इस मामले में दो बातें हैं कि जैसा कि हम चेक पॉइंट जो जारी करते हैं, जांच बिंदु जारी करते हैं प्रतिवर्ष, तो उस स्तर पर जो है हम जो संबंधित जैसे हमने चेक पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, कोई प्रशासन से संबंधित हो सकता है, कोई लेखा प्रभाग से संबंधित हो सकता है, कोई अलग अलग डिवीजन से संबंधित हो सकता है। तो उनसे संबंधित जो भी बिंदु हैं तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी जो पब्लिकेशन वगैरह का काम देख रहे हैं तो उनको अगर इन चीज़ की जानकारी रहेगी, चेक पॉइंट्स की जानकारी रहेगी कि आपको जो भी इस तरह के जो प्रकाशन करने हैं, नियमावली, कोड मैनुअल वगैरह अगर आप जो भी पब्लिश करा रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसको पब्लिश कराएंगे और डिक्लेयर्ड फॉर्म में कराएंगे। तो ये जांच बिंदु एक स्थापित किया जा सकता है, उन्हें निर्देश दिए जा सकते हैं और उसकी समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो बिंदु ये पेज नंबर 9 हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10, पृष्ठ संख्या 10, बिंदु 6, पॉइंट नंबर 6, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रजिस्ट्रों के प्रारूप एवं शीर्षक तथा नामपट आदि के द्विभाषीकरण की स्थिति। Position of bilingualism of forms and headings of registers and nameplates etc. under Rule 11 of Official Language Rules 1976। तो मित्रों, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो नियम 11 के अंतर्गत बहुत सारे जो ऐसे प्रिंटेड हमारे परफॉर्मा होते हैं, रजिस्टर होते हैं, फाइल कवर होते हैं, बोर्ड नेम प्लेट वगैरह सब होते हैं, तो सब जो है द्विभाषी होने चाहिए। तो उसी की जो है आगे की स्थिति की समीक्षा है। जैसा पीछे हम लोगों ने कोड मैनुअल की बात की तो यहाँ पर और चीज़ों की बात करेंगे जो इसमें दी गई हैं। सबसे पहला है रजिस्टर। इसमें जो है हमारे जो रजिस्टर होते हैं उसमें जो हेडिंग्स हैं वो सब द्विभाषी होने चाहिए, प्रविष्टियाँ हिंदी में होनी चाहिए, उसके बारे में ये जानकारी है। तो कह रहे हैं कि कुल रजिस्टर यानी कि कार्यालय में कितने रजिस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनकी संख्या देंगे। जिनके शीर्षक व शीर्ष नाम द्विभाषी हैं, यानी नंबर ऑफ दोज विच बियर देयर हेडिंग्स एंड सब्जेक्ट्स इन बाइलिंगुअल फॉर्म। तो अगर
ऐसे रजिस्टर जिनके जो शीर्षक है और शीर्ष नाम द्विभाषी हैं, वो रजिस्टरों की संख्या कितनी है, यानी कि जो कुल है उसमें से हमें बताना है कि यहाँ पर ऐसे कितने हैं जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में होती हैं। यानी जो टोटल हमने नंबर बताया यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने 10 बताया, तो 10 में से जो है पहला था जिनके शीर्षक और शीर्ष नाम द्विभाषी हैं, तो हो सकता है कि 10 के 10 हों या कम हो, तो जो भी है। और जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जाती हैं, यानी कुल जो हमने रजिस्टरों की संख्या दी, उसमें से कितने में प्रविष्टियां हिंदी में की जाती हैं। प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज, नंबर ऑफ दोज इन विच एंट्रीज आर मेड इन हिंदी, तो उसकी संख्या हमें यहाँ पे देनी है। अगला है, यदि सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जाती हैं तो कब से की जाएंगी। इफ एंट्रीज इन ऑल द रजिस्टर्स आर नॉट मेड इन हिंदी, देन फ्रॉम व्हेन विल दीज बी मेड इन हिंदी। यानी अगर हमारा कहीं उल्लंघन हुआ है, अगर हमारे कुल रजिस्टर 10 हैं, उसमें से शीर्ष नाम और जो द्विभाषी होने चाहिए, शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए, और अगर वो भी 10 हैं और प्रविष्टियां भी हिंदी में दर्ज जो हो रही हैं वो भी 10 के 10 में हो रही है, तो फिर ये बिंदु की बात नहीं आती है। लेकिन अगर इसमें कहीं कोई उल्लंघन हुआ है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम इसका जो 100% जो अनुपालन है वो कब से करेंगे, इसके बारे में हमें बताना होता है। तो ये भी एक तरीके से आश्वासन के रूप में हम आता है, जिसकी चर्चा हम भाग 1 में कहीं किसी बिंदु पर कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है कार्यालय में उपलब्ध रबड़ की मोहरों आदि की संख्या। तो यहाँ पर रबड़ की मोहरें कुल संख्या कितनी है, केवल अंग्रेजी में कितनी है। कुल संख्या आपके यहाँ रबड़ की मोहरें कितनी इस्तेमाल हो रही हैं पूरे कार्यालय में, उसकी संख्या देनी है। साइन बोर्ड कितने हैं कुल, सील कितनी है। सील से मतलब हम समझते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो लाख को इस्तेमाल करते हुए जो हम सील लगाते हैं, जो सील इस्तेमाल होती है, उस सील से यहाँ पर तात्पर्य है। पत्र शीर्ष लेटर हेड वो कुल कितने हैं। नामपट यानी नेम प्लेट्स हमारे ऑफिस में कितनी है। वाहनों पर कार्यालय का विवरण, ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन ऑन व्हीकल्स, उसके बारे में हमें बताना है कितने ऐसे हैं। अगला है विजिटिंग कार्ड, वो कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी क्या संख्या है, और केवल अंग्रेजी में है क्या, उसके बारे में भी बताना है। यदि कहीं केवल अंग्रेजी में की स्थिति आती है तो इसका मतलब है कि इस नियम 11 का उल्लंघन इन मामलों में हो रहा है। तो इसने जो है इन सभी जो मदे हैं, आइटम्स हैं, इन सभी को द्विभाषी रूप में बनवाया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बैज, बिल्ले, बैजेस वगैरह जो होते हैं वो अगर कहीं इस्तेमाल होते हैं तो वो भी द्विभाषी रूप में होने चाहिए। उसके बारे में भी पूछा गया कि कितने इस तरह के जो बनवाए गए हैं और केवल अंग्रेजी में है क्या, उसके बारे में आपको बताना है। लोगो, तो लोगो जो है कितने तरह के लोगो इस्तेमाल हो रहे हैं, संभवतः एक ही होता है, और क्या वो द्विभाषी है या क्या सिर्फ अंग्रेजी में है, तो उसके बारे में हमें बताना है। मोनोग्राम अगर कोई है तो उसका बताना है। चार्ट और मैप अगर कोई हमने बनाए हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर बताना है। इसी में जो सब पॉइंट 3 है, क्या इस संबंध में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। फिर वही बात जैसे हम पहले भी आती रही है कि जो ये सब बातें हैं जो द्विभाषी रूप से ये सब होना चाहिए, और ये हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में क्या कुछ whether checkpoints have been set up in this connection, तो उसके बारे में भी जैसा मैंने पहले बताया तो आपको कोई व्यवस्था करनी होगी, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें कि हमने यदि कोई जांच बिंदु बनाए हैं तो उसका ब्यौरा देना होगा, उसका ब्यौरा हमें देना होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेहतर है कि साल में एक बार जरूर जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारे जो जांच बिंदु हैं वो जरूर बनाए जाएं, और जो भी संबंधित प्रभाग हैं, अनुभाग हैं, उनको कार्रवाई के लिए कहा जाए कि वो इन पर अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, और उसकी समय समय पर तिमाही बैठकों में या अन्य बैठकों में इसकी समीक्षा की जा सकती है। अगला है, इस संबंध में सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।
What action has been taken at checkpoint level to ensure compliance of official orders in this connection? तो इस बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई जांच बिंदु बनाए गए हैं तो इस तरह पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बताना है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इफ़ नॉट गिव द रीज़न देयर ऑफ, यदि कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी या की जानी चाहिए थी और नहीं हुई ऐसी तो उसके क्या कारण है वो हमें बताना पड़ेगा। अगला बिंदु है 7, अनुपालन का दायित्व, सामान्य उत्तरदायित्व, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई है। यदि इसी बिंदु को हम अंग्रेजी में देखें, वाइल परफॉर्मिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर रूल 12 of the official language rules 1976, what steps have been taken and what monitoring arrangements have been made in this connection for the compliance of official language rules by the administrative head of the office। तो मित्रों इस बारे में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। राजभाषा नियम 1976 का जो नियम 12 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन का जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो उस कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की होती है और जो राजभाषा कार्य से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वे उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं इस नीति के अनुपालन के संबंध में। समय समय पर जो जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है उस तरीके से वो प्रशासनिक प्रधान का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। यदि कहीं किसी स्तर पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी उन्हें देते हैं। तो इस बारे में ये पूछा गया है कि क्या प्रशासनिक प्रधान द्वारा राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है किसी भी नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने में। तो इस संबंध में सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो तिमाही बैठकें होती हैं वो तो होती हैं, उसके अंदर बहुत हम चाहें तो बहुत सारे बिंदुओं की हम समीक्षा कर सकते हैं जिससे कि अगर कहीं कोई अनुपालन नहीं हो रहा है तो वहीं पर ही उसके निर्देश जारी कर दिए जाएं कार्यवृत्त के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से भी जो कि वहां पर संबंधित अधिकारी होते हैं उनको निर्देश दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा समय समय पर जो जांच बिंदु जारी किए जाते हैं और जहां कहीं उल्लंघन दिखाई देता है तो उसके संबंध में जो है विशेष रूप से कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रशासनिक प्रधान जो है जैसा भी उचित समझे उस तरीके से मॉनिटरिंग व्यवस्था बना सकते हैं। और तो इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देनी है। ठीक है बंधुओं, तो ये हमारा भाग 2 पूरा होता है। तो इसके अंदर जो है बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की। तो आशा है मुझे कि आपको जो मैं बता पाया आपको जो है काफ़ी मदद करेगा इस तरह की जो निरीक्षण प्रश्नावली तैयार करने के लिए। और क्योंकि ये ऑडियो बहुत बड़ी ना हो, लंबी ना हो, इसलिए इसको जो है अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे। पहले भाग में हमने 5 पृष्ठ लिए थे, उसके बाद 5 पृष्ठ लिए हैं, तो आगे हम जो है इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया।